सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन का जो पाठ है आलेख लेखन। आलेख लेखन जो बच्चों ये जो पाठ है ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। बच्चों, हम आलेख लेखन की बात करते हैं। रचनात्मक लेखन में जो सीबीएसई की तरफ से जो टॉपिक्स दिए हैं उनमें फीचर लेखन भी है, आलेख लेखन भी है और प्रतिवेदन या रिपोर्ट राइटिंग भी है। बच्चों, फीचर लेखन का हम अध्ययन पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं आलेख लेखन का। तो आलेख लेखन को हम पढ़ें, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आलेख है क्या आखिर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आलेख क्या है आखिर में। तो आलेख के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आलेख क्या है। आलेख किसी एक विषय पर विचार प्रधान और गद्य प्रधान अभिव्यक्ति है। विचार प्रधान भी है और गद्य प्रधान भी है, अर्थात विचारों का इसमें प्रधानता है, विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंतर्गत, और एक गद्य शैली में लिखा जाता है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लेख होते हैं। लेख हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। जहाँ संपादकीय कोना होता है वहाँ पर इनको प्रकाशित किया जाता है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए हमें कि संपादकीय और आलेख एक ही होते हैं। संपादकीय का आलेख से कोई संबंध नहीं होता है। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म आदि। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है। सूचना बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा करती है। बच्चों, हम बात करें जो आलेख हैं, एक अच्छे आलेख के मुख्य अंग कौन कौन से होना चाहिए कि जो अच्छे आलेख हम लिखें उसके लिए इसके सबसे पहले इसके अंगों के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, इसके गुणों के बारे में हमको समझना अति आवश्यक है। तो हम अध्ययन करते हैं कि आलेख के मुख्य गुण, मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो आलेख का सबसे प्रथम जो अंग होता है इसका, वो होता है भूमिका, इंट्रोडक्शन, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। कि आलेख की अच्छी प्रस्तावना होनी चाहिए जो विषय को पूर्णतः समाहित करे और लोगों में उसको पढ़ने की जागरूकता उत्पन्न करे। दूसरा है विषय का प्रतिपादन। अब भूमिका के पश्चात हम विषय का जो व्याख्या करें वो भी बहुत उचित तरीके से समुचित शैली में होनी चाहिए। इसके बाद है तुलनात्मक चर्चा। जो हमने सूचनाएं इकट्ठा की हैं उन सूचनाओं का हम तुलनात्मक जो अध्ययन है वो भी आलेख के माध्यम से करना आवश्यक है। ये भी आलेख का प्रमुख अंग है। और इसके बाद लास्ट में आता है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन, कि इसको हमने उस आलेख में जो कहा है उसको हम समराइज करने का पूरा प्रयास करें। बच्चों, जैसा इन 4 अंग हैं, इन 4 अंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। जो आलेख का टाइटल है उसके अनुकूल हम इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, प्रस्तावना तैयार करते हैं। और ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत लंबा ना होकर के ब्रीफ, संक्षेप में होना चाहिए। विषय के प्रतिपादन में विषय को जो हम एम्प्लीफाई कर रहे हैं उसमें विषय का वर्गीकरण है, आकार है, रूप है और उसका क्षेत्र है, वो सब कुछ उसका हम वर्णन करते हैं। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है, ऑर्डर वाइज। जिस प्रकार हम विषय को धीरे धीरे बड़ा जो हम एम्प्लीफाई करते हैं तो वो एम्प्लीफाई ऑर्डर वाइज होता है, ताकि ऊपर जो पहले की घटना नीचे घटनाओं में एक तारतम्य हो, एक कोऑर्डिनेशन हो। विषय में तारतम्यता, कोऑर्डिनेशन, कंटिन्यूटी और क्रमबद्धता जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऊपर कुछ और लिख रहे हैं, इसके बीच में कोई और दूसरा चीज़ डाल दिया, इसके बाद फिर कोई और चीज़ डाल दिया, तो वो अच्छा आलेख नहीं माना जाएगा। इसके बाद आती है तुलनात्मक चर्चा। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाता है उसका, कि हम जो कह रहे हैं उन आंकड़ों के आधार पर सूचनाओं का हम और भी सूचनाएं हैं उसके माध्यम से, उसके परिप्रेक्ष्य में इसका हम क्या विश्लेषण है। और अंत में हम विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, अब हम बात करें कि आलेख की रचना के जब हम आलेख लिखते हैं उस समय हमको कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आलेख लिखते समय हमको
जो सबसे पहली बात है वो क्या है कि लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। ये वही बात है कि युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की रणनीति बना लेनी चाहिए, हमें उसमें कौन कौन से हथियारों का प्रयोग करना है और युद्ध की हम किस प्रकार हम सेना हमारी दूसरी सेना पर आक्रमण करेगी। तो इसी प्रकार हम लेख लिख रहे हैं तो उससे पहले हमको उस विषय वस्तु का पूरी तरह चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको इस विषय को किस तरह आगे बढ़ाना है, क्या लिखना है, कौन कौन सी सूचनाएं हमको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करनी है। तो इस बात का पूरा एनालिसिस हमको कर लेना चाहिए। तो ये जो पहला पॉइंट है ये दिखाता है कि जो आलेख है वो कागज पर आने से पहले आपके दिमाग में पूरी तरह से उसकी जो छवि है, उसका जो आकार प्रकार रूप है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों और उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए कि हम जो विषय वस्तु ले रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या डाटा, क्या क्या जो तथ्य हैं वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनका हम समुचित रूप से कलेक्शन कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है कि लेख में श्रृंखलाबद्धता होना जरूरी है। जो लेख है वो ऐसा नहीं कि हम ऊपर कुछ और लिख रहे हैं आगे कुछ और लिख रहे हैं, उसमें क्रमबद्धता नहीं है। दूसरा, अगर हम लेख को सीरीज में लिख रहे हैं, एक लेख के बाद दूसरा लेख भी लिख रहे हैं, तो उन लेखों में एक चेन टाइप की बनी होनी चाहिए। पहला लेख जो दूसरा लेख है वो पहले लेख को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। बच्चों, हम बात करें जो अगले पॉइंट के बारे में कि लेख की भाषा सरल, बोधगम्य, आसानी से समझ में आने वाली, रोचक होनी चाहिए ताकि पाठक उसको पढ़ने में रुचि ले। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, उनका अर्थ आसानी समझ में आने वाला होना चाहिए। एक परिच्छेद में, एक सेगमेंट में, एक पैराग्राफ में एक ही भाव व्यक्त करना चाहिए और जब हम अगला भाव व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए हम अगला पैराग्राफ है, अगला परिच्छेद है, उसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, इसके बाद आता है कि लेख की प्रस्तावना और समापन उसमें रोचकता होनी जरूरी है। अगर रोचकता होगी, शुरुआत उसकी अच्छी होगी और अंत उसका अच्छा होगा तो लेखक उससे अपने आप को जोड़ पाएगा, वो आपके लेख के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएगा। बच्चों, इसका जो अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है इसका कि विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन और तथ्यों की संदिग्धता आदि से बचना चाहिए। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि विरोधाभास, कि हमको तथ्यों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ और लिखा हुआ है और हम कुछ और बता रहे हैं। दोहरापन, हम बार बार उस बात को रिपीट करें, वो भी नहीं होना चाहिए। असंतुलन, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, जो हम उसमें सभी आंकड़े उनको समुचित स्थान हमको उनको देना चाहिए। तथ्यों की संदिग्धता, जो आपके डाटा हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, उनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो पाठकों के लिए वो बहुत पाठक उसको ऐसे पढ़ करके ऐसे समझता है कि जो मेरे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो सार्वभौमिक सत्य है। तो आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना है। बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आलेख लेखन के अब हमने गुण पढ़ लिए, इसके अंग पढ़ लिए हमने इसके, और हमने ये देख लिया कि आलेख लिखते समय हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। बच्चों, अब मैंने इसमें अगली स्लाइड में एक आलेख लेखन का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक है आलेख लेखन का एक अच्छा स्कूल। तो हम शुरुआत करते हैं कि स्कूल ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सीखने के लिए उचित माहौल बन सके। स्कूल के बुनियादी ढांचे के अलावा इसके वैल्यू सिस्टम समेत हमें इसके वातावरण पर फिर से गौर करना होगा। हमें बच्चों को दखलंदाजी से मुक्त और रोचक माहौल देने की आवश्यकता है। हमें ऐसे तत्वों को पहचान कर दूर करना होगा जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में बाधक हैं। अनुशासन के लिहाज से यही बेहतर है कि ऐसे नियम कायदों को जिन्हें बच्चे सजा की तरह समझें, पनिशमेंट की तरह समझें, जबरन लादने की बजाय नियमों को तय करने में उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए और ऐसे नियम कानूनों को हमको हटा देना चाहिए। हमें उन्हें सशक्त बनाना होगा और स्कूली प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। किनकी? बच्चों की। तो बच्चों में इसको हम भूमिका के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो क्लासरूम, अब बात आती है क्लासरूम में लोकतांत्रिक व्यवस्था नजर आए, जहां बच्चों के साथ आपसी विचार विमर्श,
संवाद आपसी जो विचार विमर्श है वो संवादात्मक हो, डायलॉग टाइप का हो, शिक्षात्मक नहीं, जहाँ सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। आपसी संपर्क, संवाद और अनुभव पर आधारित शिक्षा संबंधी प्रविधियाँ अधिक प्रभावशाली होंगी। अवधारणाओं को सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। तो हमने इसमें विषय का प्रतिपादन किया है कि हमें किस प्रकार के हमको क्लासरूम और जो शिक्षा व्यवस्था हमको चाहिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए हमको जिसमें बच्चा अपने आप को भागीदारी अनुभव करे, बच्चे के साथ प्रॉपर डायलॉग हो, वो हमेशा उपदेश ही ग्रहण ना करे। जो क्योंकि एजुकेशन जो प्रक्रिया है ये सिंगल पोलर नहीं है, ये बाईपोलर है। इसमें टीचर और जो बच्चा है दोनों की जो भागीदारी है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। बच्चों इसको हम और आगे बढ़ाते हैं कि अब वो लेखक जो है, अब हम इसको आलेख में हम आगे और इसका जो हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि मेरे विचार से यह बेहद ज़रूरी है कि हम शिक्षा को व्यापक सामाजिक संदर्भों के हिसाब से देखें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे अपने ज्ञान को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ सकें। ज्ञान वास्तविक अनुभवों से आता है और यदि क्लासरूम के क्रियाकलापों को वास्तविकता से नहीं जोड़ा जाता तो शिक्षा हमारे बच्चों के लिए महज शब्दों और पाठों का खेल ही बनी रहेगी। आज हम एक समाज के तौर पर बेहतर स्थिति में हैं और बदलाव के लिहाज से हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। बच्चों इस लेख को हम और आगे बढ़ाएं कि जो इसमें हम आगे कहने का प्रयास करते हैं कि देश में कई स्कूल और संस्थान यह दर्शा रहे हैं कि वस्तुतः हम पुराने तौर तरीकों से निजात पाकर बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय जैसे कुछ शिक्षालय ऐसी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं जैसी हम चाहते हैं। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पूरे देश में शिक्षा को एक सतत आंदोलन के रूप में अपनी प्राथमिकता बनाया है। इसकी कार्य योजना के प्रभाव से मुख्य धारा की स्कूलिंग पर सकारात्मक प्रभाव नजर आने लगे हैं। तो बच्चों मैंने इस 4 स्लाइड में इस पूरे आलेख को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहली स्लाइड को आप भूमिका के रूप में ले सकते हैं, दूसरी स्लाइड में आप उसको विषय का प्रतिपादन के रूप में ले सकते हैं, तीसरी स्लाइड में हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। इसमें और भी हम डाटाज डाल सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल आपको दिखाने का प्रयास किया है। और चौथी और लास्ट स्लाइड है, इसको हम निष्कर्ष के रूप में ले सकते हैं। बच्चों हम एक और एग्जाम्पल इसमें हम देखने का प्रयास करें कि आलेख है उसके हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का जो हमारा टॉपिक है, आलेख का अगला टॉपिक है हमारा, वो है बढ़ती आबादी देश की बर्बादी। बढ़ती आबादी, जो आबादी बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इससे हमारे देश की बर्बादी किस प्रकार हो रही है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कि आधुनिक भारत में जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। देश के विभाजन के समय यहाँ लगभग 42 करोड़ आबादी थी, परंतु आज यह 1 अरब से अधिक है। हर वर्ष यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया के समान नागरिक जुड़ रहे हैं। भारत के मामले में यह स्थिति अधिक और भयावह है। यहाँ साधन सीमित हैं, जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर वर्ष लाखों पढ़े लिखे लोग रोजगार की लाइन में बढ़ रहे हैं। बच्चों इसको हम और आगे बढ़ाते हैं लेख को। हम आगे कहते हैं कि खाद्यान्नों के मामले में, खाद्यान्न बोलते हैं खाए जाने वाले अन्न, उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश का एक बड़ा हिस्सा भूखा सोता है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं, यातायात के साधन भी बोझ ढो रहे हैं। कितनी ही ट्रेनें चलाई जाएं या बसों की संख्या बढ़ाई जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। बच्चों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कोविड-19 जो ये महामारी के कारण जो मजदूर फंसे हुए हैं, आप देख रहे हो, उसके लिए सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं। तो कितनी भी ट्रेनें चलाने के बावजूद भी आपको न्यूज़ चैनल्स में, पेपर में दिखाई पड़ रहा है कि कितने लोग सड़कों पर निकले हैं, कितने लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं। तो ये किसका परिणाम है? हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी का परिणाम है। आवास की कमी हो गई है। इसका परिणाम क्या हुआ है कि लोगों ने फुटपाथों व खाली जगह पर कब्जे कर लिए हैं। आने वाले समय में यह स्थिति और बिगड़ेगी। मुझे नहीं लगता
कि जो आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है उसमें इसमें और सुधार होने की आवश्यकता जो हमको उम्मीद नज़र नहीं आती है। जनसंख्या बढ़ने से देश में अपराध भी बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि जीवन निर्वाह में सफल ना होने पर युवा अपराधियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं। युवा लोग जो हैं अपराधियों के, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, जो लाइफ स्टाइल है वो जिस प्रकार उनको फिल्मों में और टेलीविज़न में और जिस तरह दिखाई पड़ रही है उनको उस तरह की लाइफ स्टाइल जीनी है, और देश में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रखी है, तो उनको अपना जो लाइफ स्टाइल जीने के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन के लिए वो अपराध के रास्ते पर भी चले जा रहे हैं। देश के विकास के कितने ही दावे किए जाएं, सच्चाई यह है कि आम लोगों का जीवन स्तर बेहद गिरा हुआ है। आबादी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार को भी सख्त कानून बनाने होंगे और आम व्यक्ति को भी इस दिशा में स्वयं पहल करनी होगी। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम कभी भी विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में नहीं खड़े हो पाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको इस जो दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाया कि हम जो आलेख है वो किस प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों, इस आलेख से संबंधित हम कुछ जो लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं, जो कई बार हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 1, आलेख किसे कहते हैं? हमने पढ़ा अभी आलेख किसे कहते हैं। तो आलेख क्या है? समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में संपादकीय पृष्ठ पर कुछ लेख छपे होते हैं जो समसामयिक घटनाओं पर, कंटेम्प्रेरी जो इंसिडेंट्स हैं उन पर आधारित होते हैं, उन्हें ही आलेख कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आलेख संपादकीय नहीं होते, क्योंकि संपादकीय होता है वो समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, आलेख किन किन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? जैसा आपको बताया, आलेख खेल, समाज, राजनीति, अर्थ जगत, व्यापार, खेल आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अच्छे आलेख के गुण और विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छे आलेख में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? हमने 4 विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि अच्छे आलेख में सबसे इम्पोर्टेंट बात सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है, नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए और भाषा में सरलता, बोधगम्यता और रोचकता होनी चाहिए। ये गुण हैं अच्छे आलेख में, ये गुण और खासियत और खूबियाँ अवश्य होनी चाहिए। अब बच्चों, आता है कि आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? आलेख में किसकी प्रमुखता होती है? आलेख में 4 चीज़ों की प्रमुखता होती है। वो कौन कौन सी हैं? आलेख में विचारों की, सबसे महत्वपूर्ण बात है विचारों की जो प्रमुखता होती है, और ये विचार जो प्रधान, ये जो आलेख हैं विचार प्रधान होता है, और ये गद्यात्मक होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे रोचक शैली में लिखा जाना चाहिए। बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन कि आलेख के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, कि जो उसके पार्ट हैं जो वो कौन कौन से हैं। तो आलेख के मुख्य पार्ट है हमारा भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष। ये आलेख के मुख्य अंग हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चा कि आलेख लिखते समय हमें क्या क्या तैयारियां आवश्यक होती हैं, कि हमको आलेख लिखना है उसके लिए हमको कौन कौन सी तैयारियां करनी आवश्यक हैं। बताया आपको कि आलेख के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों और उदाहरणों का संग्रह करना चाहिए, और वो संग्रह जो आंकड़े हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, उनमें दोहरापन नहीं होना चाहिए। लेखन से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है। उस आलेख को कागज और कलम के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत करने से पहले दिमाग में उसका खाका, उसका ब्लूप्रिंट, उसकी रूपरेखा आपके मस्तिष्क में क्लियर होनी चाहिए। बच्चों, इसके बाद हम देखें कि परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ अभ्यास प्रश्न ले सकते हैं जो आप खुद इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में आलेख लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे डॉक्टरों की हड़ताल, विद्यार्थी और बिजली संकट, फिल्मों में हिंसा, सांप्रदायिक सद्भावना, कम्युनल हार्मोनी, कर्ज में डूबा किसान, भारतीय चंद्रयान एक बड़ी उपलब्धि, दिन प्रतिदिन बढ़ते अंधविश्वास,
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, कोरोना महामारी और उसके प्रभाव। तो बच्चों इस प्रकार हम इस आलेख के विषय हैं उनको हम लिख सकते हैं। आलेख लिखते समय आपको जो इसमें बातें बताई है उनका विशेष ध्यान रखना है कि आलेख जो होते हैं परीक्षा में लगभग 150 शब्दों के आसपास पूछे जाते हैं। तो उन 150 शब्दों को आप इतनी रोचकता के साथ प्रस्तुत करें कि जो आलेख है आपका वो प्रभावपूर्ण बन सके। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आलेख के बारे में, आलेख के जो खूबियाँ हैं उनके बारे में, आलेख की परिभाषा के बारे में, आलेख में अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में, आलेख लिखने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, और आलेख के जो अवयव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, और इसके आलेख से संबंधित कौन कौन से लघुतरात्मक प्रश्न बनते हैं उसके बारे में, और जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में आपको जो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी है वो आपको निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।